दोस्तों आप लोग ने शायद से ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में प्रॉपर्ली नहीं जानते होंगे। जो पार्किंसन डिजीज है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़ी सी दिमाग की बीमारी होती है, या इसको एकदम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक अलग टाइप सी बीमारी है, जिसमें कि आप जैसे हम लोग ने सुना रहता है कि दिमाग की बीमारी में हम लोग एकदम अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, फिर कुछ कुछ भूलने लग जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे कुछ होता है, बट इससे थोड़ा सा अलग तरीके से रहता है वो चीज। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फार्मेसी। मेरा नाम है आयुष जैन और मैं लेकर आ गया आप लोग के लिए एक और नया जबरदस्त सा वीडियो जिसका नाम है पार्किंसंस डिजीज के ऊपर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख के रखा है पार्किंसंस डिजीज, और आज हम लोग इसके मेनली प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारे डेफिनेशन, सिम्टम्स, इसके रिस्क फैक्टर, इसका मॉडल और मैकेनिज्म। इसको आप लोग जानते हो, इस चीज के बारे में थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या चीज है करके, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। और इसके माने यहाँ पे उसकी जो मेनली मेडिकेशन रहती है, माने कि उसकी दवाइयां रहेगी, उसके बारे में आज हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, तो हमारा पार्किंसन डिजीज आखिर होती क्या है? तो इसमें हम लोग यहाँ पे मेन लिख सकते हैं कि इट इज अ लॉन्ग टर्म degenerative disorder of CNS neurons or nerve cells which affects motor system of body। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ लॉन्ग टर्म डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म से आप लोग क्या समझ रहे हैं? लॉन्ग टर्म यानी कि यहाँ पे एक चीज क्रॉनिक, माने कि एकदम थोड़े समय की नहीं रहती है। इसका जो ऑनसेट रहता है ना, ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज होती है अगर इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो। ठीक, ऐसा भी नहीं कि जैसे हमको सर्दी खांसी हुई, 3-4 दिन हम लोग उससे थोड़ा सा पीड़ित और उसके बाद धीरे से करके ठीक हो गई, बट ये यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है। वो चीज होती है एक्यूट में या फिर सब एक्यूट में, पर यहाँ पे चीज होती है लॉन्ग टर्म क्रॉनिक, मतलब कि थोड़ा लंबे टाइम तक के चलने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे अगला वर्ड है यहाँ पे डिजेनरेटिव। ठीक है, तो डिजेनरेटिव से आप लोग क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे डिजेनरेटिव माने कि जैसे बोलते हैं ना कि जनरेशन ऑफ इस या फिर डिजेनरेशन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो डिजेनरेशन माने कि एक तरह से ब्रेक डाउन होना, यानी कि टूटना या फिर डिस्ट्रॉय होना एक तरीके से। ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ पे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर यानी कि डिजीज, ठीक है, ऑफ सीएनएस यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने क्या? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी हमारी 3 कैटेगरी रहती है, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रहेगा हमारा सीएनएस। ठीक है, और यहाँ पे न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स, इसका माने क्या? जो हमारे ब्रेन के अंदर के जो सेल्स रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सबसे इजी भाषा में क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर नर्व सेल्स कहते हैं। ठीक है, माने कि उसके अंदर के सेल्स को आप सबसे इजी भाषा में न्यूरॉन्स ही कहेंगे, विच मेनली अफेक्ट्स द मोटर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, मोटर सिस्टम से क्या समझेंगे? जो मान ले किसी भी चीज हमारे जो बॉडी के जो मूवमेंट्स है, ठीक है, हमारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वगैरह सब चीज रहती है, वो चीजें हमारी आती है मोटर सिस्टम में। माने कि वहां पे हमारा मूवमेंट हो सकता है बॉडी का। ठीक है, तुम्हारा जो से रिलेटेड जो सारा सिस्टम रहता है उसको हम लोग कहते हैं मोटर सिस्टम। ठीक है, तो ये मेनली यहाँ पे 1 नंबर की डेफिनेशन ये हो गई कि भाई पार्किंसन डिजीज क्या होता है, तो आप लोग वहां पे ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आपका क्वेश्चन बड़ा है तो आप लोग उसके हिसाब से अलग थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इसकी मेनली डेफिनेशन है। तो क्या हम लोग इससे समझेंगे कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, और यहाँ पे इसका जल्दी जो हमारे नर्व सेल्स है उसका डिजेनरेशन होता है, हमारे जल्दी बॉडी के मोटर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगली चीज हम लोग देखें तो वो रहेगी इसके सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स में क्या रहेगा? माने कि क्या आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो सामने वाला जो ऐसा पर्सन है कि इसको पार्किंसन हुआ है? ठीक है, तो यहां पे रहता है सबसे पहला ट्रेमर्स, ठीक है, दूसरा रिजिडिटी,
ठीक है। तीसरा रहता है मूवमेंट स्लोनेस, स्लोनेस इन मूवमेंट। और चौथा रहता है डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड ब्रीदिंग। ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो ये हमारे चीजें हैं, इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पर्सन है कि उसको यहाँ पे पार्किंसन से वो पीड़ित है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये चीज है क्या है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ पे रिजिडिटी क्या होती है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे मेनली मोटर सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो मोटर सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है? ठीक है। यहाँ पे आएगी रिजिडिटी, माने कि आपके शरीर में अकड़न आने लगेगी। माने कि आप लोग कुछ भी ऐसे मूवमेंट्स करेंगे, जैसे कि या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे हाथ हिलाया, तो आपको हाथ हिलाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा या फिर थोड़ी सी आपको दर्द महसूस होता है, अकड़ा अकड़ा से आपका शरीर महसूस होएगा। ठीक है। तो वो हो जाती है रिजिडिटी। ठीक है। दूसरा होता है हमारा मूवमेंट स्लोनेस, यानी या फिर स्लोनेस इन मूवमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी अपना मूवमेंट करेंगे, जैसे कि चलेंगे या फिर झुकेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहां पे आपके बहुत ज्यादा एकदम स्लो हो जाएगी। जैसे कि हम अभी एकदम इजीली यहाँ से कर सकते हैं, जैसे इजीली एकदम फटाफट झुक के खड़े हो जाते हैं, बट वहां पे उन सब लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इस चीज में। ठीक है। तीसरा होता है डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड ब्रीदिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे चलने में और थोड़ा थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत होगी, थोड़ी जल्दी जल्दी सांस फूल जाएगी, आप लोग को चलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप लोग की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। ठीक है। और चौथा सबसे मेन चीज रहती है वो है ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स यानी कि क्या, आपको सबसे हिंदी भाषा में सबसे एकदम इजी तरीके से बताओ तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि एक तरह से मिर्गी का दौरा पड़ना, या फिर एक तरह से झटके लगना, या फिर एकदम अचानक से एकदम कांप जाना। ठीक है। तो ये सारी हमारी श्रेणी में आता है किसके? ट्रेमर्स के। तो ये इसके मेनली हो गए हमारे सिम्टम्स। आप लोग इससे पहचान सकते हैं कि सामने वाला पर्सन को क्या हुआ है, मतलब अगर है तो मतलब पार्किंसंस डिजीज है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखा जाए रिस्क फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, मायने कि क्या, मतलब कि किस किस चीजों से आपको यहाँ पे प्रॉपरली पार्किंसंस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ऐसे तो इसका अंदर में रहता है मेनली डोपामिन के रिडक्शन के कारण होता है, फिर डोपामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम लोग उसको चीज को हम लोग वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो किस किस चीजों से आपको बच के रहना है। ठीक है। तो वो रहता है हमारा पेस्टिसाइड एक्सपोजर। ठीक है। माने कि हमारे पास में जितने भी टाइप के पेस्टिसाइड्स रहते हैं, माने कि जो कीड़ों को मारने वाली चीजें रहती है, ठीक है, अब उससे आप लोग को यहाँ पे प्रॉपरली बचना है। जैसे कि एक 4 हो जाता है हमारा 2,4-DDT। ठीक है। फिर मतलब उसको जो हम लोग बोलते, जो हमारा मेन है, उसको हम लोग एक तरह से पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं, माने कि जो कीड़े मकोड़ों को मारने की तरफ पे काम होता है। अब इससे आपको बचना किस लिए? क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वो पॉइजन की तरह काम करता है। मतलब हमारे अगर बॉडी में अंदर चला गया तो बहुत सारी उसमें मतलब प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है। या तो पार्किंसन हो सकता है आपको, या तो फिर आपका एकदम से अचानक से पेट खराब हो सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, बहुत सारे टाइप की अलग अलग चीजें हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेस्टिसाइड एक्सपोजर से बच के रहना है। और दूसरी चीज है हमारी हेड इंजरी, माने कि आप लोग को अपने सर में किसी भी टाइप की जो चोट है उससे बच के रखना है अपने आप को। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके मान लीजिए सर में कुछ एकदम जोरदार से चीज पड़ गई, जैसे गजनी में आमिर खान को जोर से रॉड पड़ती है, तो उसके भी कुछ कुछ चीजों के टाइप से हो जाता है, एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप का हो जाता है। उसी टाइप से आपको यहाँ पे बचना है कि मतलब आपको कोई भी हेड इंजरी ना हो बिल्कुल भी, तो आपको उससे आप पार्किंसन फेस नहीं करना पड़ सकता है। ठीक है। ये होते हैं हमारे इसके रिस्क फैक्टर्स। अब इसके अलावा आपको एक नई चीज बताता हूं कि पार्किंसन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो पार्किंसन मेनली क्या होता है? इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन इन द नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे। ठीक है।
यहाँ पे जो हमारा है मेनली जो पार्किंसन का जो सबसे बड़ा चीज रहती है, मतलब क्या होता है इसके अंदर में, तो यहाँ पे होता है कि जो हमारा डोपामीन है उसका हमारा जो नेग्रोस्ट्रेटल पाथवे है, ठीक है, वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा क्या चीज होती है ये, तो वहां पे उसकी डेफिशिएंसी होती है, माने कि बहुत ज्यादा कमी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ यहाँ पे डोपामीन क्या रहता है, ठीक है। डोपामीन हमारा ना एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर माने क्या, न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे न्यूरॉन्स जो है ना उसको वहां पहले स्टोर करके रखते हैं, और जो हमारा जो सेल सिग्नलिंग का पाथवे रहता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे मैसेजिंग की तरह पे यहाँ पे काम करता है, माने कि वो एक तरीके से उस चीज को जो इन्फॉर्मेशन को वहां पे उसको ट्रांसमिट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को यहाँ पे अपने सिग्नल पास ऑन करना, मैंने अपने आप को यहाँ पे चिमटी फोड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे छोटा सा दर्द हुआ, तो वहां पे क्या चीज रहेगा वो मेरे को कैसे पता चलेगा, तो वहां पे जो मेरे अंदर के जो न्यूरॉन्स है उसको वहां पे वो जो मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको स्टोर करके रखेंगे, वो अचानक से यहाँ पे पास ऑन होगा। तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे पास होता है, वो हमारा न्यूरोट्रांसमिशन का पाथवे रहता है। तो आपको अगर इजी भाषा में समझाओ तो मान लीजिए मेरे यहाँ पे दो न्यूरॉन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे पास किया, यहाँ पे मतलब जो चिमटी फोड़ी यहाँ से रिलीज हुआ और दूसरे वाले में पास हुआ, फिर वो यहाँ से तीसरे वाले में पास हुआ, चौथे वाले में पास हुआ, तो ऐसे एकदम ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस एकदम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे डोपामीन है वो भी एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, और इस केस में यहाँ पे वो रिड्यूस्ड रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे डोपामीन का रिडक्शन हुआ है कहां पर, नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे पे, ठीक है। अब ये नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे क्या होता है, अब आपको मैं बताता हूं। जो हमारे दिमाग में या फिर जो हमारे ब्रेन में डोपामीन के कितने पाथवे रहते हैं, ठीक है, तो देयर आर 3 पाथवेज, माने कि किस किस तरीके से डोपामीन हमारे मतलब जो ब्रेन के पास में है प्रॉपर्ली वहां पे कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। तो पहला वाला होता है हमारा नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे नाइग्रोस्ट्रेटल वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग स्ट्रेटल नाइग्रा भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे कि उसका प्राइमरी पाथवे कह सकते हैं हम लोग, माने कि उसको जो सबसे एकदम जो सबसे बड़ी गली मिलती है किसी को जाने के लिए, आप लोग मैं अगर पिछले वीडियोस में देखा हो तो मैंने एग्जांपल्स भी दिए हुए थे, तो यहाँ पे उसको सबसे बड़ी जगह मिली हुई है, ठीक है। तो मैक्सिमम वो चीजें यहीं से करता है। दूसरा हमारा रहता है मीजो लिम्बिक या मीजो कॉर्टिकल पाथवे, ठीक है। तो ये हो गया उसके हमारा दूसरा पाथवे, ठीक है, इसको मेरी 2 नाम से यहां पे जाना जाता है। और हमारा तीसरा हो गया ट्यूबरो इन्फंडिबुलम पाथवे, ठीक है। यहां पे हम लोग, मैं इन तीनों को यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि इसको अगर डिस्कस करने निकलेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बोर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हम इसकी बस इन तीनों के बस पाथवे का नाम जानेंगे, ठीक है। तो ये 3 पाथवे होते हैं जिसके थ्रू डोपामिन हमारे ब्रेन में प्रॉपर्ली एंटर कर जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा जो मतलब पार्किंसन डिजीज है किसी में वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे इसके मॉडल एंड मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब मॉडल और मैकेनिज्म से आप लोग मैकेनिज्म तो समझ गए होंगे क्या होता है, माने कि उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसके काम करने का किस तरीके से काम करता है, ठीक है। मॉडल यानी कि क्या, माने कि अगर कोई भी चीज को आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली काम करने मतलब बनाना है उस चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी में या फिर हमारे फार्मेसी की जो रिलेटेड चीजें है उसमें हम लोग कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे एनिमल्स को यूज करते हैं। तो उसमें हमारे एनिमल्स जो रहते हैं वो प्रॉपर्ली हमें डिजीज स्टेट का मतलब या फिर कोई भी चीज को उसमें जो टेस्टिंग होती है हमको उससे उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है मेनली,
अब आपको पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे एनिमल्स क्यों यूज होते हैं, क्योंकि ना उसमें हमारे जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जिनका बायोलॉजिकल और जेनेटिकल सिस्टम हमसे एकदम टोटली रिलेट करता है। जैसे कि हमारे पास अगर 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो किसी और के पास भी 4 चेम्बर्ड हार्ट हो सकता है, उसके और हमारे जीन्स एकदम सेम टाइप के काम करते हैं। और जैसे आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा इवोल्यूशन में कि हम लोग के पूर्वज कौन थे, जैसे चिंपैंजीज हो गए या फिर जो हमारे बंदर लोग थे वो हमारे पूर्वज थे, एक तरीके से हमारे एंसेस्टर्स थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसलिए हम लोग इस वाली डिजीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो मॉडल बनाया जाता है वो बनाया जाता है हमारा रीजस मंकी के ऊपर में। ठीक है, तो ये जो रीजस मंकी रहता है ये भी एक उसकी टाइप की अलग से, वो कह सकते हैं कि एक तरह से एक्सपेरिमेंटल मंकी रहता है, उसकी थोड़ी सी अलग नस्ल रहती है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। और उसका जो हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा क्राइटेरिया है वो क्या रहता है, वो जो हमारा मंकी है वो 5 to 8 kg के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो हम लोग कहते हैं जो हमारा न्यूरोटॉक्सिन जो इसमें करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, वो 10 से लेके 18 mg पर kg उसका डोज होना चाहिए। और उसको हम लोग कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे, तो वो रहता है हमारा 1.5 से 3 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतने ड्यूरेशन तक के लिए उसको ऑब्जर्व करना है। अब मैं आपको बताता हूं मॉडल का एक्चुअल नाम क्या होता है। ये तो हमने देख लिया किसके ऊपर में टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको मॉडल का नाम बताता हूं तो वो रहता है हमारा MPTP मॉडल। ठीक है, अभी MPTP मॉडल आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या नया नाम है करके एकदम अचानक से। ठीक है, तो ये जो हमारा चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब कि जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो हमारे साइंटिस्ट लोग ने किया हुआ था, वो लोग ने यही चीज को प्रॉपरली एग्जामिन मतलब टेस्ट किया हुआ था रेजर्स मंकी के ऊपर में। तब अगर इसकी मैकेनिज्म पे अगर हम लोग देखा जाए, चलिए मैकेनिज्म पहले आपको इसको प्रॉपरली नाम बताता हूं। तो MPTP का फुल फॉर्म होता है 1 methyl 4 phenyl 1 2 3 6 टेट्रा हाइड्रो पाइरिडीन। ठीक है, अब मैं जानता हूं आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा, यार कितना बड़ा नाम है। अब अच्छा तो मेरे को भी नहीं लगता है, बट अब है जो है। ठीक है, अब आपको इस नाम को यहाँ पे प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा MPTP। अब आपको बताता हूं इसके अंदर में होता क्या है। ठीक है, अगर इसकी मैकेनिज्म आपको स्टार्ट करें ना, तो ये हमारा मैकेनिज्म बहुत बड़ी रहती है इसकी मैकेनिज्म, बट मैं आपको इसको सबसे सिंपलेस्ट और सबसे 4 इजी स्टेप्स में बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर इसका स्टेप फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है, MPTP जो हमारा रहता है वो किस पे कन्वर्ट होएगा, वो कन्वर्ट होएगा NPP प्लस पे। ठीक है, MPTP का आपको फुल फॉर्म पता चल गया है। तो अब यहाँ पे कन्वर्ट होएगा MPP पे। तो MPP क्या होता है, 1 methyl 4 phenyl पाइरिडीनियम। ठीक है, 1 methyl 4 phenyl पाइरिडीनियम। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो यहाँ पे पाइरिडीनियम क्यों लिखा है। अब जैसे आप लोगों ने कुछ देखा होगा, जैसे अमोनिया को हम लोग NH3 बोलते हैं, लेकिन अमोनियम को हम लोग NH4 बोलते हैं। NH4 प्लस एक तरीके से लिखते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड तो NH4Cl टाइप से लिखते हैं, तो यहाँ पे अमोनियम हो जाता है NH4 प्लस। बस यहाँ पे MPP प्लस है ना, तो यहाँ पे ये चीज हर उसमें कंपाउंड पे लागू नहीं होती, बट कुछ कुछ में लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आखिर में EM लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इसको कन्वर्ट करने पे। और ये जो हमारा MPP प्लस रहता है, ये रहती है हमारी खतरनाक चीज, ये रहती है हमारी न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, तो हमारा न्यूरोटॉक्सिन माने कि हमारे जो CNS को ये हमारे प्रॉपर्ली डैमेज करेगा एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे ये चीज यूज होती है। बट ये MPTP इसका कन्वर्ट कैसे होता है, इसकी मदद से होता है। किसकी मदद से, यहाँ पे जोड़ता है इसके साथ क्या जोड़ेगा, MAOB। ठीक है, ये MAO-B एंजाइम रहता है ये। अब इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूं, इसका फुल फॉर्म रहता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम। ठीक है, तो ये जो हमारा एंजाइम है ये मेनली MPTP को MPP प्लस में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या रहता है यहाँ पे, अब उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है,
अब वो उसको अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, माने कि अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे संख्या को बढ़ाएगा। बट कैसे बढ़ाएगा? थ्रू ROS। ठीक है, अभी रॉस क्या है यहाँ पे? ठीक है, ये फ्रेंड्स वाला रॉस नहीं है, यहाँ पे ये रॉस है। ठीक है, तो रॉस को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रेप्लिकेटिंग ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ठीक है, अब जो ये हमारा रॉस वाली जो हमारा एजेंट है एक तरीके से, इसके साथ में यहाँ पे अपने आप की जो कह सकते हैं कि हमारे जैसे हम बोलते हैं ना क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, वो अपने आप की वहां पे स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ठीक है, फिर अपने यहाँ पे प्रॉपर्ली अपने आप को कॉलोनाइज कर लेगा, नंबर अपने आप को बढ़ा देगा। ठीक है, अब इसके जब रेप्लिकेशन भी हो गया है, उसके बाद क्या होएगा? ठीक है, उसके बाद होएगा वो जाएगा हमारे न्यूरॉन्स के पास में। ठीक है, गोज टू न्यूरॉन्स बाय हाउ? बाय द हेल्प ऑफ DAT। अब ये DAT क्या है? ठीक है, इसको डैट बोलते हैं इसको शॉर्ट में, बट DAT रहता है हमारा डोपामीन, और T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब जो हमारा डोपामीन ट्रांसपोर्टर, जो हमारा एक चीज जो एजेंट रहेगा, वो हमारा डोपामीन को ले जाएगा। बट अब यहाँ पे जो हमारा न्यूरोटॉक्सिन है, अब उसको वहां पे ले जाएगा और वहां पे जाके उसके वेसिकल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अब जब वहां के वेसिकल में स्टोर हो गया है, तो अब हमारे यहाँ पे चौथा स्टेप आ जाएगा, वो रहेगा किल्स द डोपामीन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, अब जो हमारे डोपामीन को जो एकदम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लेवल को बनाए रख रहे हैं, तो यहाँ पे उसको वहां पे जाके प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। हमारा डोपामीन का जो लेवल है बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये मेन इसके 4 सबसे इजीएस्ट स्टेप मैंने आपको बताए हैं कि आप लोग उसके चलते मैकेनिज्म को कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रॉपर्ली इसकी मॉडलिंग, माने कि यहाँ पे कैसे मंकी में क्या क्या चीजें फॉलो कराई गई जिससे उसको इस डिजीज से इंड्यूस कराया गया, माने कि उस डिजीज के यहाँ पे पता लगाने के लिए क्या क्या चीज को करी गई। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट चीज में हम लोग आते हैं हमारे वीडियो की, वो है मेडिकेशंस। ठीक है, यानी कि उसके अगर आपको पार्किंसन को ट्रीट करना है तो उसमें क्या क्या मेडिसिन यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डोपामीन प्रमोटर्स। ठीक है, DAP लिखा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में, बोलता है डोपामीन प्रमोटर्स। तो उसमें आने की जो डोपामीन के लेवल को बूस्ट अप करेंगे, जो कि उसको हाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिशिएंसी है, उसके लेवल को कौन बढ़ाएगा? उसके लेवल को बढ़ाएगा लेवोडोपा। ठीक है, लेवोडोपा हो गया, इसके अलावा हो गया कार्बिडोपा। ठीक है, और ये तीसरा हो गया, वो हो गया रोटिगोटीन। ठीक है, मेनली जो हमारे 2 चीज यूज होती है वो है लेवोडोपा और कार्बिडोपा। ये दोनों चीज यहाँ पे आपको नाम ये भी इजी याद रखने में बहुत इजी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डोपा डोपा लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गए हमारे डोपामाइन प्रमोटर्स। ठीक है, अगला है हमारे एंटी ट्रेमर्स। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था ट्रेमर्स वाली चीज है, तो यहाँ पे उस ट्रेमर को कौन चीज खत्म करेगी? उसको खत्म करेगा प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, अब यहाँ पर भी लॉल एकदम उस पर लगा हुआ, थोड़ा सा याद रखने में इजी जाएगा। हमारा जो प्रोप्रेनोलॉल है उसमें बेस्ट एग्जांपल रहता है एंटी ट्रेमर का, तो आप लोग उसको यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट रहता है हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं एमोक्सापिन या फिर डॉक्सापिन। ठीक है, यहाँ पे दोनों में ऑक्सा ऑक्सा लग रहा है लिखा हुआ है ना, तो आप लोग उससे भी यहाँ पे इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजीएस्ट एग्जांपल बताया जिससे कि आपको याद रखने में बहुत आसानी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो में आज के लिए तो फिलहाल इतना ही था कि मैंने क्योंकि आप लोगों को एक तरह से ओवरव्यू दे दिया कि यहाँ पे मेनली पार्किंसन में होता क्या है, उसको किस चीज से मतलब पहचान सकते हैं, उसकी हम लोग पहचान करने के क्या क्या तरीके रहते हैं, या फिर किस किस टाइप से उसके मतलब बीमारी को इंड्यूस किया जाता है ताकि हमको पता चले कि ये चीजें हो रही है, और आखिर में हमने उसके मेडिकेशंस देखे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक तो करना ही है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं मतलब किसी और चीज पे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे सुझाव अपने डाल सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।